हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है परमाणुवीय भौतिकी। आपका 14वां चैप्टर है परमाणुवीय भौतिकी, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले सभी बच्चे अपने दोस्तों के लिए इस लिंक को शेयर कर दें, क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। यदि कोई विद्यार्थी शुरू में जुड़ता है और फिर एक विद्यार्थी जो बीच में आता है, तो बीच में आने वाले कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो शुरू से जुड़ेगा तो उसकी समझ बहुत ही अच्छे से आएगा। तो आप लिंक अपने दोस्तों के लिए शेयर कर सकते हो। और इसके साथ अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं, परमाणुवीय भौतिकी। 14वां चैप्टर क्या है? एटॉमिक फिजिक्स। तो परमाणुवीय भौतिकी, परमाणुवीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। देखो, जब हम परमाणुवीय भौतिकी पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम उसमें परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। और परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसके बारे में अध्ययन करने से पहले हम उसका इतिहास जान लेते हैं, परमाणु की हिस्ट्री क्या रही थी। क्योंकि मैंने जितने भी आपको चैप्टर स्टार्ट कराए हैं उसमें सबसे पहले जो उसकी मूल कंसेप्ट है उसकी हिस्ट्री के बारे में सुनाया है। तो यहाँ भी मैं आपको सबसे पहले परमाणु की हिस्ट्री के बारे में सुनाता हूँ। देखो, परमाणु का इतिहास शुरुआत में कैसे रहा था। सबसे पहले भारतीय एक दर्शन शास्त्री थे, महर्षि कणाद। कौन थे? दर्शन शास्त्री महर्षि कणाद। मैं क्या सुनाने जा रहा हूँ? परमाणु का इतिहास। तो परमाणु के इतिहास की शुरुआत हुई थी वो महर्षि कणाद ने की थी। और परमाणु है क्या? ये जो भी द्रव्य हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। तो उन छोटे छोटे कणों की संरचना क्या है, उसका नाम क्या है, इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। इसकी वर्तमान स्थिति आपको पता है, आप पढ़ रहे हो परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको इससे बहुत समय पहले लेके जा रहा हूँ, महर्षि कणाद के समय में। तो अब फिलहाल कुछ समय के लिए आप ये मान लीजिए हमें परमाणु के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इस स्टोरी को सुनने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले जो परमाणु शब्द का प्रयोग किया था वो महर्षि कणाद ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले भारतीय दर्शन शास्त्री थे। कौन थे? भारतीय दर्शन शास्त्री। कौन? महर्षि कणाद। नाम क्या था? महर्षि कणाद। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था वैशेषिक दर्शन। क्या था? वैशेषिक दर्शन। ये किसने लिखा था? महर्षि कणाद ने। अब इस वैशेषिक दर्शन में इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया था वो परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात जो द्रव्य पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाए, उन कणों को इन्होंने क्या कहा था? परमाणु कहा था। द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। द्रव्य का तात्पर्य, अरे द्रव्य का मतलब जिसका द्रव्यमान हो, अर्थात वस्तु या पिंड को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य वस्तु हो गई। द्रव्य जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उनको इन्होंने, किसकी बात कर रहा हूं मैं? महर्षि कणाद की। इन्होंने परमाणु नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। चलो ठीक है, इन्होंने इनको परमाणु नाम दे दिया। अब ये तो थे दर्शन शास्त्री। ये तो कौन थे? दर्शन शास्त्री थे। ये भौतिकविद नहीं थे, फिजिक्स के कोई साइंटिस्ट नहीं थे। दर्शन शास्त्र, आपने फिलॉसफी नाम तो सुना होगा, फिलॉसफी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। अब वर्तमान में आप मनोविज्ञान पढ़ते हो, साइकोलॉजी इसी का एक भाग है। फिलॉसफी का ये क्या है? भाग है। तो यहाँ जो दर्शन शास्त्री थे, लेकिन इनका ये वैज्ञानिक तो थे नहीं। तो अगर हम बात करें प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत, क्या प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत वो दिया था आपके डाल्टन साहब ने। किसने दिया था? डाल्टन साहब ने दिया था। वो दिया था 1803 में। कब दिया था? नंबर 2, 1803 में। जॉन डाल्टन का सिद्धांत कह सकते हो। तो डाल्टन का सिद्धांत।
अब इनके डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने परमाणु को अविभाज्य कण माना। क्या माना? परमाणु को, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, परमाणु को अविभाज्य कण माना। उन्होंने परमाणु को क्या माना? अविभाज्य कण। अब इसका मतलब क्या हो गया? इन्होंने कहा था परमाणु एक अविभाज्य कण है, अर्थात परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? डाल्टन साहब ने। आपने इनके बारे में 10th क्लास में भी पढ़ा है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये डाल्टन साहब कहते थे। तो अब इसके बाद में जो आए थे वो थे जे थॉमसन साहब। कौन थे? जे थॉमसन साहब। और मैं यहाँ सत्र लिखती, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। 1897 में बताओ किसकी खोज हुई थी? जे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज की किसने की थी? थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की क्या कर दी? खोज कर दी। अब एक बात बताओ, परमाणु पहले तो अविभाज्य कण था और फिर उसमें ये पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान है, इसका मतलब क्या वो अविभाज्य है? नहीं है। परमाणु को विभाजित किया गया क्योंकि उसमें क्या उपस्थित हैं और भी छोटे छोटे कण। पहले तो डाल्टन के अनुसार तो ये माना जाता था कि जो भी पदार्थ है उसकी सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? परमाणु है। अब ये माना जाने लगा कि उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। किसके टाइम की बात कर रहा हूँ मैं? थॉमसन के टाइम की, क्योंकि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की परमाणु के अंदर खोज कर ली। लेकिन समस्या ये है कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? वैद्युत रूप से उदासीन होता है। तो यहाँ जैसे ही इन्होंने, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये आपने पढ़ा है 11th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर में, मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो उसके कुछ समय बाद मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग द्वारा उस पर आवेश का मान पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। ये पता चल गया तो फिर समस्याएं, बहुत सी समस्याएं क्रिएट हुई। तो मैं उन सभी प्रॉब्लम्स को लिख देता हूँ, फिर उनका किस प्रकार से सॉल्यूशन हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखो, जैसे ही थॉमसन ने परमाणु के अंदर किसकी खोज कर ली? इलेक्ट्रॉन की खोज कर ली, अर्थात ऋण आवेश की खोज कर ली। जब ऋण आवेश की खोज हो गई तो वहाँ बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले जिस प्रॉब्लम्स की मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? प्रॉब्लम्स नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है आवश्यकता ही क्या है? आविष्कार की जननी है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, अर्थात ये कह सकते हो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी ज़रूरत है, तभी तो आगे रिसर्च होगी। तो प्रॉब्लम्स फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट, पहली बात क्या है कि यदि परमाणु की बात करेंगे। यदि परमाणु के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है तो उसका स्थायित्व तो नहीं होना चाहिए। अरे परमाणु स्थायी होगा क्या? जब उसके अंदर आवेश ही उपस्थित है तो वह कहीं किसी वस्तु को आकर्षित करेगा, कहीं किसी को प्रतिकर्षित करेगा। जबकि परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु वैद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, जबकि उसके अंदर ऋण आवेश उपस्थित है। अर्थात परमाणु के स्थायित्व के बारे में हमें कैसे पता चलेगा कि जब उसके अंदर ऋण आवेश है तो उसका स्थायित्व तो नहीं है, जबकि देखा जाता है कि परमाणु है वो वैद्युत रूप से उदासीन है, अर्थात तो उसका स्थायित्व होता है। अब इसकी व्याख्या किसको करनी है? थॉमसन साहब को। अरे थॉमसन साहब को बताना है ऐसा क्यों है। तो इसको देखो, पहली प्रॉब्लम क्या है कि परमाणु के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है। आवेश उपस्थित है, या आप क्या कह सकते हो? परमाणु के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है जिससे परमाणु अस्थायी होगा। परमाणु अस्थायी, जबकि परमाणु वैद्युत रूप से कैसा होगा? उदासीन होता है। वैद्युत रूप का मतलब ये है उस पर धनावेश और ऋणावेश, या ये आप ये कह सकते हो उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं है।
या आप ये कह सकते हो उसमें जितना धनावेश होगा उतना क्या होगा, ऋणावेश होगा। तो प्रॉब्लम और भी क्रिएट होगी। जब धनावेश और ऋणावेश हैं तो वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि वो एक दूसरे को निरस्त नहीं कर रहे। तो जबकि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात उसका स्थायित्व के बारे में व्याख्या करनी है और उसके स्थायित्व को समझाना है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो स्थायी किस प्रकार से है, जबकि वो उदासीन है, स्थायित्व है उसका, और जबकि ऋण आवेश है तो वो स्थायी नहीं हो सकता। ये पहली प्रॉब्लम्स हो गई। तो परमाणु के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है जिससे परमाणु अस्थायी होगा, जबकि परमाणु वैद्य रूप से उदासीन होता है, अर्थात उसका स्थायित्व होता है, अर्थात उसका क्या स्थायित्व होता है, स्थायित्व होता है। क्यों? फर्स्ट प्रॉब्लम कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्पेस नहीं है यहाँ ऊपर लिखूँगा मैं, इसको मिटा के जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो बेटा ये पहली बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करने के बाद में बहुत बड़ी क्रांति ला दी इस क्षेत्र में। प्रॉब्लम्स नंबर सेकंड की बात कर लेता हूँ मैं। देखो सेकंड क्या है, फिर इनसे पूछा गया ऐसा क्यों है। थॉमसन साहब से ये पूछा गया कि जब उसमें ऋण आवेश उपस्थित है तो परमाणु अस्थायी होना चाहिए, जबकि परमाणु स्थायी होता है। ये किससे पूछा गया? थॉमसन साहब से। तो इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर जितनी मात्रा में धनावेश है, या आप ये कह सकते हो पहले ऋण आवेश है, तो जितनी मात्रा में ऋण आवेश है उतनी मात्रा में क्या है, धन आवेश है। ये किसने कह दिया? थॉमसन साहब ने। अब ये अपनी ही बात में उलझ गए। अब इनसे ये पूछा गया चलो ठीक है, जितनी मात्रा में ऋण आवेश है उतनी मात्रा में धन आवेश है, तो ये दोनों आवेश परस्पर निरस्त होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जब ये अपने आप में निरस्त हो गए तो परमाणु के अंदर कोई भी आवेश नहीं बचा, ना तो ऋण आवेश बचा ना ही धन आवेश बचा। या चलो ठीक है ये निरस्त नहीं हो रहे, तो ये किस प्रकार से उसके अंदर धन आवेश तथा ऋण आवेश का वितरण परमाणु के अंदर किस प्रकार से है कि वो परस्पर निरस्त नहीं हो रहे। ये समस्या फिर से क्रिएट हो गई। तो ये आप कह सकते हो कि किस प्रकार से व्यवस्थित होने का मतलब ये है कि परमाणु की संरचना क्या है। परमाणु की संरचना क्या है कि जिसमें ऋण आवेश और धन आवेश इस प्रकार से व्यवस्थित है कि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं। तो नंबर सेकंड क्या हो जाएगा कि यदि, शर्त है इसमें, यदि परमाणु के अंदर जितनी मात्रा में ऋण आवेश है तथा उतनी ही मात्रा में धनावेश हो, तब वे दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, तब वे परस्पर निरस्त हो जाते हैं, तब वे परस्पर निरस्त हो जाएंगे। जबकि निरस्त हो गए इसका मतलब क्या है, जबकि परमाणु को ताप दिया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, फिर वो कहाँ से आ गए। इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं, और जब इलेक्ट्रॉन हैं तो वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि धनावेश और ऋणावेश सेपरेट अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं, और परमाणु पूर्ण रूप से कैसा है, उदासीन है। अर्थात आप क्या कह सकते हो, यदि परमाणु के अंदर जितनी मात्रा में ऋणावेश है तथा उतनी मात्रा में धनावेश हो, तब वे परस्पर कैसे हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। और निरस्त हो गए तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होगा। जबकि यहाँ आप क्या कहोगे, जबकि जब परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जबकि
उसको आप क्या कहोगे, परमाणु को आपने क्या दी, ऊर्जा दी, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया। इसको मैंने आपको पढ़ाया है, तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जबकि द्रव्य को ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, क्या होगा, उत्सर्जन होता है। अर्थात तापायनिक उत्सर्जन क्यों होता है, जब वो निरस्त ही हो गए तो इलेक्ट्रॉनों का तापायनिक उत्सर्जन क्यों होता है। अर्थात तब इलेक्ट्रॉनों का तापायनिक उत्सर्जन क्यों होता है। सेकंड प्रॉब्लम समझ में आ गई कि नहीं। या तीसरी प्रॉब्लम क्या है, चलो ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, अर्थात ऋण आवेश है और धन आवेश भी है। जब दोनों आवेश हैं तो वो किस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन है और वो भी उसके अंदर व्यवस्थित है। अर्थात परमाणु की संरचना क्या है, परमाणु की संरचना क्या है। पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया, परमाणु का स्थायित्व, क्वेश्चन का मतलब प्रॉब्लम, परमाणु का स्थायित्व। नंबर 2 क्या हो गया, तापायनिक उत्सर्जन, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन क्यों हो रहा है। और नंबर 3 क्या हो गई, परमाणु की संरचना क्या है। अब ये 3 प्रश्न थे उस टाइम का मेरा मतलब थॉमसन साहब के टाइम। तो थॉमसन साहब को इनका जवाब देना था, अर्थात इनको एक ऐसा प्रतिरूप प्रस्तुत करना था, परमाणु का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना था जिससे ये सभी क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएं या इन सभी का जवाब मिल सके। तो थॉमसन साहब ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, परमाणु का थॉमसन मॉडल, जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने किस प्रकार से बताया था कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो देखो, परमाणु का थॉमसन मॉडल, हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु का थॉमसन मॉडल। परमाणु का थॉमसन मॉडल, ये मामला अलग हो गया इधर। अब देखो, परमाणु का थॉमसन मॉडल इन्होंने किस प्रकार से दिया था कि यहाँ तो उन्होंने एक ठोस गोला मान लिया, क्या मान लिया, एक ठोस गोला। थॉमसन साहब ने क्या माना, एक ठोस गोला, और वो माना था धन आवेशित। तो थॉमसन साहब ने कहा कि जो धन आवेश है एक ठोस गोले के रूप में, परमाणु क्या है, एक ठोस गोला है, और वो किसका बना हुआ है, धन आवेश का बना हुआ है। धन आवेश उसके संपूर्ण आयतन में, धन आवेश उस गोले के संपूर्ण आयतन में समान रूप से क्या है, बटा हुआ है, संपूर्ण आयतन में समान रूप से बटा हुआ है। तो आप इसको बांट दो, मैं ऐसे खींच देता हूँ लकीर से, तो ये हमने क्या बांट दिया, धन आवेश। तो थॉमसन साहब ने क्या कहा कि जो धन आवेश है वो परमाणु, संपूर्ण परमाणु के आयतन में समान रूप से क्या है, बटा हुआ है। तो इसको क्या कर दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बांट दिया। ये क्या है, धन आवेश को बांट रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, धन आवेश को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, धन आवेश बढ़ गया। तो थॉमसन साहब ने कहा कि जो धन आवेश है, परमाणु एक ठोस गोला है और वो गोला कैसा है, धन आवेशित है, और धन आवेश उसके संपूर्ण आयतन में समान रूप से बटा हुआ है। ये थॉमसन साहब ने कह दिया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की, अर्थात ऋण आवेश की। तो उन्होंने ऋण आवेश के बारे में कहा कि ऋण आवेश इसमें इस प्रकार से जो इंजेक्ट है, अंतःक्षेपित है। कैसा है, अंतःक्षेपित मतलब इसके बीच बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित है, माना कि यहाँ हो, कहीं यहाँ हो। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके कैसा है, अंतः व्यवस्थित। कैसा है, अंतः व्यवस्थित, इंजेक्ट या अंतःक्षेपित कह सकते हो। अर्थात तो उसके अंदर क्या उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से ये प्रतिरूप किसने दे दिया, थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने ऐसा प्रतिरूप बनाया कि परमाणु इस प्रकार से है,
परमाणु का जो धन आवेश है, परमाणु का धन आवेश एक संपूर्ण गोले में उसको संपूर्ण आयतन में समान रूप से वितरित है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश अंतः विवस्थित है। ऋण आवेश कैसा है? अंतः विवस्थित है। और उन्होंने ये प्रतिरूप प्रस्तुत कर दिया। अब इस प्रतिरूप में ये जो प्रतिरूप है वो ब्रिटेन के थे। थॉमसन साहब कहाँ के थे? ग्रेट ब्रिटेन के थे, यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग में एक देश है, तो वहाँ के थे ये। और वहाँ एक प्लम पुडिंग एक व्यंजन चलता है। व्यंजन ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आप खाना बनाते हो व्यंजन होते हैं उनको, तो जो व्यंजन था एक प्लम पुडिंग, तो ब्रिटेन में चलता था। तो वहाँ जो ब्रिटेन में एक व्यंजन है प्लम पुडिंग, उसमें आलू कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जैसे इस प्रतिरूप में इलेक्ट्रॉन है। जैसे इस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आलू ऐसे दिखे उसमें, तो ये खाने का व्यंजन है, प्लम पुडिंग बोलते हैं इसको। ब्रिटेन में वहाँ खाने के काम में आता था। तो इसकी तुलना किससे कर दी उन्होंने? उस प्लम पुडिंग से। किससे कर दी? उस प्लम पुडिंग जो खाद्य व्यंजन है, खाने का जो भोजन है, उसमें आलू कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो उन्होंने इसको इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। या ये आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? जैसे तरबूज में उसके बीज, अरे तरबूज में उसके बीज व्यवस्थित होते हैं, ऐसा ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसको मॉडल भी कहते हैं, थॉमसन का तरबूज मॉडल कहते हैं, या आप कह सकते हो प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये किसका है? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम पुडिंग इसलिए कहते हैं कि वहाँ ग्रेट ब्रिटेन में एक खाद्य पदार्थ है जिसमें आलू इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। बाकी यहाँ आटा वगैरह कुछ भी होगा, ब्रेड टाइप का होगा जिसमें आलू इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे होते हैं। वो प्लम पुडिंग एक व्यंजन इसी टाइप का होता है, इसलिए इसकी तुलना कैसे कर दी? उससे कर दी। और इसका नाम भी क्या रखा गया? थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। या आप इसको कह सकते हो थॉमसन का तरबूज मॉडल, क्योंकि तरबूज में बीज भी इसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। या थॉमसन का तरबूज मॉडल। तो थॉमसन साहब ने परमाणु का प्रतिरूप प्रस्तुत कर दिया। अब इस प्रतिरूप की सहायता से इन सभी प्रश्नों का इनको क्या देना है? जवाब देना है। जब ये इन सभी प्रश्नों का जवाब दे देंगे तभी ये इसका मान्य होगा, थॉमसन साहब का प्रतिरूप कब मान्य होगा? तब इन सभी का जवाब मिल जाएगा। तो देखो किस प्रकार से जवाब मिलेगा। एक बार इसको ऐसे रिपीट कर लूँ। परमाणु का क्या है? थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला है जिसके संपूर्ण आयतन और धन आवेश समान रूप से बटा हुआ है तथा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अंतः व्यवस्थित हैं। कैसे हैं? अंतः व्यवस्थित हैं या अंतः क्षेपित हैं, इंजेक्ट हैं। तो अब इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इन्होंने जो प्रतिरूप प्रस्तुत किया था उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं या तरबूज मॉडल भी कहते हैं। अब इनकी सहायता से, इस मॉडल की सहायता से हम इन तीनों प्रश्नों का जवाब देखते हैं। तो इन्होंने कहा था, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? परमाणु के अंदर ऋण आवेश उपस्थित है जिससे परमाणु अस्थायी होगा, जबकि परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन है अर्थात उनका स्थायित्व होता है। तो उन्होंने कहा देखो धनावेश इस प्रकार से व्यवस्थित है, संपूर्ण धनावेश हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ कहीं कहीं तो व्यवस्थित है, कहीं कहीं क्या हो गए? व्यवस्थित हो गए। तो इससे ये कैसा हो गया? परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन भी हो गया और ये एक दूसरे को निरस्त भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो धन आवेश है उसका तो संपूर्ण गोला ही है, इलेक्ट्रॉन तो उसमें केवल व्यवस्थित ही तो है। तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो पहला जवाब दे दिया उन्होंने कि चलो ठीक है। अब दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। जब हम इसको ताप देते हैं, क्या देते हैं? द्रव्य को ताप देते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्यों होता है? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने के कारण इन्होंने बताया कि जब इसको ताप देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी माध्य स्थिति हो गई, अपनी जो ऑन पोजीशन है, तो माध्य स्थिति के दोनों ओर इर्द गिर्द कंपन करता है। क्या करता है वो? माध्य स्थिति के दोनों ओर क्या करेगा? इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करता है। और वो कंपन करेगा तो उस ऊर्जा को पा करके वो कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। अर्थात इन्होंने तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या कर दी। इस मॉडल द्वारा इनके जो तापायनिक उत्सर्जन था उसकी व्याख्या
हो गई। अब इसकी व्याख्या होगी कि किस प्रकार से धनावेश व्यवस्थित है, किस प्रकार से ऋण आवेश व्यवस्थित है, ये इन्होंने बता ही दिया। और तापायनिक उत्सर्जन की व्याख्या हो ही गई। और जब इन्होंने ये बता दिया कि धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में, और ये एक संपूर्ण गोला है जो धनावेश इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित है, जिससे परमाणु के स्थायित्व के बारे में भी पता चल गया कि परमाणु इस प्रकार से स्थायी है, भले उदासीन है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन या आप ये कह सकते हो धनावेश और ऋणावेश भी उपस्थित है, और फिर भी वो कैसा है, स्थायी है, और वो भी उपस्थित हैं। इसी प्रकार से इन्होंने तापायनिक उत्सर्जन की भी व्याख्या कर दी। जब ताप देते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करता है, जब ऊर्जा का मान अधिक होता है तो उस ऊर्जा को पाकर के वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तापायनिक उत्सर्जन। अब परमाणु की संरचना, तो उन्होंने पूरा मॉडल ही प्रस्तुत कर दिया कि परमाणु की ऐसी संरचना होती है। तो उन्होंने इस प्रकार से संरचना परमाणु की दी थी। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने दे दिया। लेकिन यहाँ इनकी भी प्रॉब्लम आ गई। देखो प्रॉब्लम कहाँ आई, वो आई स्पेक्ट्रम पर। और स्पेक्ट्रम शब्द आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा। देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। अब बात कर लेते हैं किसकी, स्पेक्ट्रम की। देखो जो हम स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं वो या तो आवृत्ति के आधार पर तैयार करेंगे, या हम तरंगदैर्घ्य के आधार पर स्पेक्ट्रम तैयार करते हैं। देखो जैसे माना कि करें कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण है वो 7 प्रकार की हैं। जैसे गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, माइक्रो किरणें और रेडियो किरणें। तो ये जो तरंगें हैं ये किस प्रकार से इनका विभाजन है, इनको अलग अलग नाम किस प्रकार से दिया गया, तो वो नाम दिया गया इनकी आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के आधार पर। जिनकी आवृत्ति अधिक है या कम है या मिडिल है, किस प्रकार से इनकी आवृत्ति है, उनकी आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य के आधार पर इनका अलग अलग नाम दिया गया है। जब इनका अलग अलग नाम दिया गया है तो इनको एक पैटर्न में भी व्यवस्थित करेंगे। जैसे माना कि मैंने ये पैटर्न ले लिया, यहाँ से यहाँ तक आवृत्ति डिवाइड कर दी, यहाँ से यहाँ तक कुछ आवृत्ति होगी, यहाँ से यहाँ तक कुछ आवृत्ति होगी। जैसे मैंने इसको गामाकरण कह दिया। अब आपको आवृत्ति बताऊंगा मैं 17वें अध्याय में, क्योंकि यहाँ अगर मैं इसको तो ये चैप्टर छूट जाएगा, या हम ये कह सकते हैं इसी में ये पूरा क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो मैं इसको 17वें चैप्टर में पढ़ाऊँगा, विस्तृत पढ़ूंगा आप उसको। वहाँ केवल मैं यहाँ इतना समझा रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसको गामाकरण हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की आवृत्ति की या तरंगदैर्घ्य की किरणें क्या हो जाएंगी, एक्स किरणें हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ तक की। इस प्रकार से इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अलग अलग आवृत्ति के आधार पर उनका अलग अलग नाम रख दिया गया है, वो उसका स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब उनकी आवृत्ति का विभाजन। जैसे आप दृश्य प्रकाश की बात करो, इसकी जो तरंगदैर्घ्य वो कितनी होती है, 4800 से 7800 एंगस्ट्रॉम, या आपको कहीं 4000 से 8000 भी लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ कितनी होती है, माना कि दृश्य प्रकाश है उसका कितनी है, 4800 से एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्या है, तरंगदैर्घ्य के आधार पर यहाँ से यहाँ तक की तरंगदैर्घ्य वाली जो क्या कहा है, दृश्य प्रकाश का है। ये जो दृश्य प्रकाश है इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तरंगदैर्घ्य 4800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से ये स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर जितनी भी विकिरण है उनका विभाजन हो गया। तो उनकी आवृत्ति को एक निश्चित क्रम में व्यक्त किया जाता है। सभी जो विकिरण है उनको एक आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के आधार पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम समझ में आ गया। तो जितनी भी, अब एक बात बताओ, इस परमाणु को हमने क्या दिया, ताप दिया, और ताप दिया, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंपन करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कंपन करेंगे, त्वरित होंगे। जब त्वरित होंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैप्टर में, क्या त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, विद्युत क्षेत्र उत्सर्जित करता है और चुम्बकीय क्षेत्र उत्सर्जित करता है। तो यहाँ विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित होंगे। जब हमने परमाणु को ताप दिया तो इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करेगा, कंपन करेगा, त्वरित होगा। जब त्वरित होगा तो उससे क्या निकलेंगी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण निकलेंगी। निकलेंगी नहीं निकलेंगी, तो जितनी भी विद्युत चुम्बकीय विकिरण है तो उनके लिए एक स्पेक्ट्रम बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। तो हमें एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। जबकि अगर हम हाइड्रोजन ले लें, क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं,
ये हाइड्रोजन के लिए स्पेक्ट्रम बनाएंगे। हाइड्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब हमने ताप दिया, हाइड्रोजन को ताप दिया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंपन करेगा, त्वरित होगा तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ जो हमने किसी भी परमाणु को लेकर के जब हमने उसको क्या किया, ताप दिया, तो हमें कैसा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था, उसमें विभिन्न रेखाएं प्राप्त हो रही थी, विभिन्न रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो यहाँ विभिन्न रेखाएं प्राप्त हो रही थी, जबकि परमाणु, जैसे हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, माना कि इसको धनावेश सिद्ध गोला मान लो, और इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ताप दो तो यही तो कंपन करेगा। तो इसके अनुसार थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार इसी स्पेक्ट्रम में कितनी रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए, 1 रेखा, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, तो उसे एक ही प्रकार की विकिरण निकलेगी। तो क्या प्राप्त होनी चाहिए हमें, 1 रेखा। स्पेक्ट्रम में हमें 1 रेखा प्राप्त होनी चाहिए, किसके अनुसार, थॉम्सन के परमाणु मॉडल के अनुसार। क्योंकि इसमें और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते तो वो भी क्या करते, कंपन करते, वो भी अपना एक अलग स्पेक्ट्रम बनाते। इनका कहना तो ये है, थॉम्सन साहब का कहना ये, वो अपना क्या बनाते, अलग स्पेक्ट्रम बनाते, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते। लेकिन अब इनके अनुसार तो ये हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब 1 रेखा आनी चाहिए उनके स्पेक्ट्रम में, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। बहुत से और भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वो भी अपना पैटर्न बनाते हैं, वो भी स्पेक्ट्रम बनाते हैं। सभी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। यदि इसका मतलब तो ये हो गया कि हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक ही रेखा बनानी चाहिए, उसको क्या बनानी चाहिए, एक ही रेखा बनानी चाहिए। इनको मिटा दो। ये कहना किसका है, थॉम्सन साहब का। लेकिन पता चला कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भले उसमें 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और उसमें बहुत सी रेखाएं मिलती हैं। क्या मिलती हैं, बहुत सी रेखाएं मिलती हैं। तो ऐसा क्यों, इसकी व्याख्या आपके थॉम्सन साहब नहीं कर पाए। अब इसके बाद में आते हैं आपके रदरफोर्ड साहब। तो रदरफोर्ड ने भी अपना, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, अल्फा प्रकीर्णन वाला प्रयोग किया था। तो हम उसको देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग किया था वो 1911 में किया था, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, कि हाइड्रोजन में 1 रेखा प्राप्त होनी चाहिए, किसके अनुसार, थॉम्सन साहब के अनुसार। जबकि हाइड्रोजन में कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं, बहुत सी रेखाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात इसका जो स्पेक्ट्रम है, जो रेखीय स्पेक्ट्रम है, वो कई श्रेणियों में बटा होता है। आप आगे चल के पढ़ोगे, आपने केमिस्ट्री में वैसे पढ़ा हो तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन, हुंड, हम्परी, ब्रेकर, ये सारी आपने श्रेणियां पढ़ी होंगी। वो हाइड्रोजन के लिए हम इसको विस्तृत पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, तीसरा पॉइंट तो ये हो गया थॉम्सन साहब वाला। चौथा पॉइंट रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन वाला प्रयोग देख लेते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से आगे उनकी संरचना बताई। अब आप कहोगे सर ये संरचना बता तो दी इन्होंने, अभी इससे संतुष्ट कहाँ हैं, संतुष्टि कब आएगी, जब प्रॉपर सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन है जो क्या है कि स्पेक्ट्रम रेखा 1 प्राप्त होनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, जबकि इसमें अनेक रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। प्रॉब्लम है या नहीं है। अब इसके बाद में इसी प्रश्न का आंसर देने के लिए आप ये कह सकते हो, परमाणु की संरचना को सही से परिभाषित करने के लिए अलग से फिर एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, और उनके सहयोगी थे गाइगर और मार्सडन। उनके सहयोगी का नाम क्या है, गाइगर और मार्सडन। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। तो अल्फा कण प्रकीर्णन, अल्फा कण प्रकीर्णन, या आप कह सकते हो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कह सकते हो। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। देखो उन्होंने अपना किस प्रकार से परमाणु के बारे में बताया था कि परमाणु में जो धन आवेश है, ऋण आवेश है, किस प्रकार से व्यवस्थित है, या इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया था अल्फा कणों वाला, अल्फा कण प्रकीर्णन वाला। इसमें इन्होंने एक सोने की पन्नी दी थी,
बहुत पतली पन्नी दी थी जिस पर अल्फा कणों की क्या की गई, बौछार की गई। तो वो क्या प्रक्रिया रहा उसका मैं यहाँ चित्र बना के बता देता हूँ आपको किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया था। तो देखो यहाँ सबसे पहले उन्होंने लिया था एक कांच का बॉक्स, कांच का बॉक्स जिसमें रख दिया उन्होंने अल्फा कण स्रोत। क्या रख दिया उन्होंने, अल्फा कण स्रोत। अल्फा कण स्रोत का मतलब कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं। तो मैं अल्फा कण के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ कि जो अल्फा कण है, अल्फा कण द्विआयनित हीलियम परमाणु होता है। क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। तो अल्फा कण क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु। या आप ये अल्फा कण हो गया, आप इसको क्या कह सकते हो, द्विआयनित परमाणु, हीलियम परमाणु। तो अल्फा कण क्या होता है, द्विआयनित हीलियम परमाणु। इसका द्रव्यमान कितना होता है, देखो 4 है। इसका मतलब एक प्रोटॉन पर उपस्थित द्रव्यमान का 4 गुना, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित द्रव्यमान का 4 गुना किसका होता है, इसका द्रव्यमान होता है। अगर बात करें कि इसकी आवेश की, तो आवेश कितना होगा, +2। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का 2 गुना। अरे आवेश की बात करें तो क्या होगा, इस पर +2 इलेक्ट्रॉन। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कितना होगा, 4 × AMP, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। तो अल्फा कण के बारे में समझ में आ गया, अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण ये द्विआयनित हीलियम परमाणु है। अब हमने अल्फा कण को, हमने क्या, रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कण को क्यों लिया, उसका रीजन ये था क्योंकि ये भारी था। ये कैसा था, बहुत भारी था। अगर बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, जब इसके मार्ग में इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसका द्रव्यमान कितना है, 4 गुना है कि नहीं, वो भी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। तो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी हो गया, ये कई गुना भारी हो गया। यदि अवरोध में, यदि हम ये कहें कि स्वर्ण पन्नी जब हम इसके सामने लगाएंगे यहाँ, तो यदि परमाणु का इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को टक्कर करके वो हल्का सा विक्षेपित हो जाए तो है, अन्यथा सीधा निकल जाएगा। जबकि उसके अंदर जहाँ इसका द्रव्यमान केंद्रित होगा, यदि अल्फा कण वहाँ टकराएगा तो वहाँ कितना विक्षेपित होता है, वो प्रयोग द्वारा हम देखेंगे तो कितना विक्षेपित होगा, क्या होगा। तो ये फिलहाल मैंने अल्फा कण के बारे में बताया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि अल्फा कण क्या है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हम प्रयोग देख लेते हैं किसका, रदरफोर्ड का। हाँ, रदरफोर्ड के और भी साथी थे, उनका नाम क्या है, गाइगर और वह मार्सडन। गाइगर और मार्सडन, इनका भी ध्यान रखना, ये इनके सहयोगी थे, परम सहयोगी थे, और इन्होंने इस प्रयोग में बहुत सहयोग किया था इनका। तो यहाँ आप क्या रख लो, एक अल्फा कण स्रोत, क्या रख लेते हैं हम, अल्फा कण स्रोत, जहाँ से अल्फा कण निकलें, और निकलेंगे कहाँ से, रेडियो सक्रिय पदार्थों से। कहाँ से निकलेंगे, रेडियो सक्रिय पदार्थों से, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, जितने भी भारी नाविक हैं, जिन परमाणु के जितने भी भारी नाविक हैं वो रेडियो सक्रिय हैं। आवर्त सारणी में नीचे जो 6वां 7वां आवर्त है, उसमें मोस्टली जितने भी तत्व हैं वो रेडियो सक्रिय हैं। अर्थात आप ये कह सकते हैं जो भी भारी तत्व हैं वो मोस्टली रेडियो सक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, अधिकांशतः रेडियो सक्रिय होते हैं। अब यहाँ से क्या निकल के जाएगा, अल्फा कण पुंज, अल्फा कण पुंज, यहाँ से क्या निकल के गया, अल्फा कण पुंज। अब इसके मार्ग में क्या रख दिया, सोने की पन्नी, स्वर्ण पन्नी, इसके मार्ग में क्या रख दी, स्वर्ण पन्नी। हाँ, अब इसकी मोटाई कितनी, बहुत पतली ली थी, 10⁻⁻7 मीटर। इसकी मोटाई कितनी थी, 10⁻⁻7 मीटर। इतनी मोटाई की तो पन्नी थी। जो सोने की पन्नी ली थी उसकी मोटाई कितनी, 10⁻⁻7 मीटर, मतलब बहुत पतली थी। अब इसके मार्ग में रख दिया अल्फा कण पुंजों के में। अब इसके चारों ओर हमने एक ZNS का पर्दा लगाया। क्या लगाया, ZNS का पर्दा। इसके चारों ओर क्या लगा दो, ZNS का पर्दा। कुछ इस प्रकार से लगना चाहिए। इसके चारों ओर क्या लगा दिया, ZNS का पर्दा। अब ये लगाया क्यों है,
ये इसलिए लगाया है कि जो अल्फा कण है इससे पारगमित अल्फा कण या इससे परावर्तित या थोड़े से विक्षेपित अल्फा कणों के बारे में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फा कण कहाँ गया है। अब इस अल्फा कण पुंज को हमने इस पर आपतित करा दिया, या ये हम उनके प्रयोग की बात करें, रदरफोर्ड साहब ने आपतित करा दिया। तो कराने के बाद में यहाँ जो अल्फा कण है वो कुछ तो इस प्रकार से गए, इस प्रकार से ये क्या हो गए, विक्षेपित हो गए। कुछ 90 डिग्री कोण पर भी गए थे, तो एक 90 डिग्री कोण पर बना दो, एक उसी पथ पर, माना कि बहुत कम उसी पथ पर वापस लौट आए। तो इस प्रकार से अल्फा कणों का क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया। क्या हो गया, प्रकीर्णन। ये किसका पर्दा है, ZNS पर्दा। यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी और लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम ZNS के पर्दे पर जो भी स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है, या आप ये कह सकते हो अल्फा कणों के आघात से यहाँ ZNS के पर्दे पर जो स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है उसको हम देख लेते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो यहाँ ये क्या है, अल्फा कण, ये क्या है, स्वर्णपन्नी, स्वर्णपन्नी। साइज कितना है, 10⁻⁷ मीटर का साइज है इसका। और आप इसको जब चित्र को बनाएं तो आपको ये ऐसा लगना चाहिए 3D होलोग्राम है, इस प्रकार से 3D में लगना चाहिए। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। अब इन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि जितने भी अल्फा कणों की बौछार की थी इन्होंने, जितने भी अल्फा कणों की बौछार की थी उनकी संख्या थी 8000। कितनी थी, 8000। 8000 अल्फा कणों की बौछार किसने की, अरे 8000 अल्फा कणों की बौछार रदरफोर्ड साहब ने की। और रदरफोर्ड साहब ने जब देखा कि 8000 अल्फा कणों में से कुछ कण हैं जो 90 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए। कितने डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो गए, 90 डिग्री पर। और उससे भी कम हैं, बहुत नगण्य कैसे, बहुत कम संख्या में, 1 या 2 अल्फा कण जिस पथ से गए उसी पथ पर क्या आ गए, जिस पथ से गए उसी पथ पर वापस आ गए। बहुत कम संख्या में, सबसे कम संख्या कह सकते हो, जिस पथ से गए उसी पथ पर वापस आ गए। वो अधिकांश अल्फा कण, या आप ये कह सकते हो सर्वाधिक जो अल्फा कण थे वो पारगमित हो गए। क्या हो गए, सीधे निकल गए, बिल्कुल जैसे आपतित कराए, जिस पथ से आपतित हुए उस पथ पर सीधे वापस निकल गए। अब ये परीक्षित किसने किया था, रदरफोर्ड साहब ने। तो मैं रदरफोर्ड साहब के उन शब्दों को कह रहा हूँ उस टाइम जिस समय उन्होंने ये प्रयोग किया था तो उनके मुंह से शब्द निकले थे। आपको सर आपको कैसे पता है, मैंने पुस्तक में पढ़ा है, उनकी में हिस्ट्री में, जीवनी में पढ़ा है। तो उन्होंने उस टाइम कहा था कि आप ये मान लो कि जो हीलियम परमाणु है, अल्फा कण है, दो आयन है तो हीलियम परमाणु ही तो होता है। इसका जो भार है, इसका जो भार है इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अधिक है। इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष कैसा है, बहुत अधिक है। तो इन्होंने कहा था कि और ये सोने की पतली पन्नी कैसी है, बहुत कमजोर है नहीं है, बहुत पतली है, तो इसकी पावर -7 मीटर की कोटि की है। अब जब आप एक पेपर मान लो, कागज मान लो, तो इन्होंने कहा था कि एक तोप से गोला निकला है। इन्होंने तोप के गोले की उपमा किसको दी, हीलियम परमाणु को, या आप कह सकते हो अल्फा कण को, द्विआयनित हीलियम परमाणु को। एक तोप का गोला एक पतले कागज पर दागा गया, एक तोप का गोला एक पतले कागज पर दागा गया और वह आकर के खुद में ही लगा। मैं डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा हूँ, आपने इंग्लिश पढ़े होंगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। आपकी अपनी बात को जो कि किसी के द्वारा कही बात को आप जो कि तो कहते हो डायरेक्ट स्पीच होता है, और एक इनडायरेक्ट आप अपने शब्दों में कहते हो। तो मैं डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा हूँ। जो रदरफोर्ड साहब ने कहा था, उन्होंने कहा था कि एक तोप से निकला हुआ गोला, उसके सामने कागज रख दिया तो उस कागज से टकराकर खुद में ही लगा। तो उन्हें ये बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसको उन्होंने तोप का गोला कह दिया। अरे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के सापेक्ष तो तोप का गोला ही है, इतनी पतली पन्नी है, उस पर आप इतना भारी अल्फा कण आपतित करा रहे हो, तो उसके लिए तोप का गोला ही, फिर भी वह तोप का गोला परावर्तित हो गया। इसका मतलब उन्होंने कहा इसके अंदर, परमाणु के अंदर किसी एक जगह पर इतना द्रव्यमान है, या आप ये कह सकते हो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान एक जगह पर केंद्रित है, अर्थात जिसका द्रव्यमान अल्फा कण से भी अधिक है, जिससे वह टक्कर करके पीछे वापस लौट गया। रदरफोर्ड साहब ने, समझ में आ गई बात। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर मैं एक परमाणु भी मैं बता देता हूँ किस प्रकार से। तो ध्यान रखना, यहाँ इन्होंने 8000 अल्फा कणों की बौछार की, जिसमें से अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे गुजर गए, और कुछ थे जो 90 डिग्री के कोण पर गए, कुछ थे जो कोई कोण पर इस प्रकार से गए, और बहुत कम संख्या में जिस पथ से गए उसी पथ पर वापस लौट आए। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ये किसका प्रयोग है? रदरफोर्ड साहब का प्रयोग है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? इनके निष्कर्षों की। हम एक परमाणु की बात करें तो देखो, एक परमाणु में आपको बताता हूँ किस प्रकार से इन्होंने जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है वो किस प्रकार से होता है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ जैसे ये परमाणु बना लो एक, जो अल्फा कण थे कुछ इस प्रकार से आए, और कुछ तो ऐसे सीधे निकल गए, कुछ तो क्या हो गए? सीधे निकल गए, और कुछ क्या बहुत अधिकांश सीधे निकल गए, कुछ इस प्रकार से विक्षेपित हो गए, और कुछ 90 डिग्री के कोण पर क्या हो गए? विक्षेपित हो गए, और बहुत कम संख्या में जिस पथ से गए उसी पथ से वापस लौट आए। तो इस प्रकार से आप प्रतिरूप बना सकते हो। ये प्रयोग किसका है? रदरफोर्ड साहब का। तो समझ में आ गया कि नहीं? अधिकांश तो निकल गए सीधे, और कुछ ही क्या हुए? विक्षेपित हुए थे। आप इसको ऐसे डाल दो, इसको थोड़ा सा ऐसे विक्षेपित कर दो, कैसे भी कर दो। समझ में आ गया कि नहीं? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये अपना मॉडल भी प्रस्तुत करेंगे किस प्रकार से। उन्होंने ये भी बताया था, धनावेश ऋणावेश की जब बात आई थी कि धनावेश ऋणावेश किस प्रकार से व्यवस्थित है, तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आप ये कह सकते हो कि इन्होंने जो पहला निष्कर्ष ज्ञात किया था, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जब निष्कर्षों की बात करूँगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष, आप ये कह सकते हो रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था उसके निष्कर्ष, रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष, रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष। देखो उन्होंने क्या पहला निष्कर्ष, इन्होंने क्या प्रेक्षित किया था कि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रहे थे। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली है या नहीं है। और उन्होंने ये भी देखा कि कुछ संख्या, बहुत कम संख्या में जिस पथ से अल्फा कण गए थे उसी पथ पर वापस लौट आए। इसका मतलब क्या हो गया कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है वो एक केंद्र बिंदु पर संकेंद्रित है। उसके परमाणु के केंद्र बिंदु पर क्या है? संकेंद्रित है, जिसको उन्होंने नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक। तो नाभिक क्या है? उन्होंने कहा था, रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्र बिंदु पर संकेंद्रित है, इकट्ठा है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया था। और कहा था पहली बात तो क्या हो गई? द्रव्यमान उसके केंद्र बिंदु पर संकेंद्रित है, जिसको उन्होंने नाभिक कहा। तो नाभिक को परिभाषित कर दिया। पहला पॉइंट क्या किया उन्होंने? नाभिक को परिभाषित किया। किस प्रकार से किया? उन्होंने कहा कि परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्र बिंदु पर केंद्रित है या संकेंद्रित है या इकट्ठा है, जिसको उन्होंने नाभिक कहा। अब उन्होंने कहा नंबर 2 कि इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 क्या बात की उन्होंने? जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात ऋण आवेश है वो उस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षा में? मैं वृत्ताकार कह रहा हूं, वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये किसका निष्कर्ष था? ये किसका निष्कर्ष था? रदरफोर्ड साहब का। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? पहला तो उन्होंने नाभिक के बारे में बता दिया कि अधिकांश जो परमाणु का भाग है वो खाली है, क्योंकि जो अल्फा कण थे, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए थे। तो उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण द्रव्यमान है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके एक बिंदु पर केंद्रित है, संकेंद्रित है, इकट्ठा है, जिसको उन्होंने नाभिक नाम दिया। उन्होंने ये भी कहा था जितनी मात्रा में धनावेश है उतनी मात्रा में क्या है? ऋणावेश है। ऋणावेश जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित है वह उस परमाणु के, आप ये कह सकते हो जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। किस कक्षा में चक्कर लगाएंगे? वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अब बात आती है कि तो इनको वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है?
इनको वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के लिए, अरे ये कब तक चक्कर लगाएंगे, एक दिन की ऊर्जा का लॉस हो जाएगा, तो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो देखो ये वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं, पहली बात तो ये वृत्ताकार कक्षा में क्यों चक्कर लगाते हैं, इनसे ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में क्यों चक्कर लगाते हैं। तो देखो उन्होंने कहा कि जो जैसे इनका जो प्रतिरूप था उसको मैं यहाँ बना देता हूँ कि माना कि ये परमाणु है, इसके अंदर क्या है, नाभिक है, इसको नाभिक बना दो, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या कर रहे हैं अपनी कक्षा में, उन्होंने इस प्रकार से प्रतिरूप प्रस्तुत किया कि जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। अब इस प्रकार से ये किसने कहा था, ये मॉडल किसका है, रदरफोर्ड साहब का। नाभिक है और ये क्या है, परमाणु, ये क्या व्यवस्थित है, इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड साहब ने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखो इनको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ये जो नाभिक है ये धनावेश है और इस पर क्या है, धनावेश है, और इस पर क्या है, ऋणावेश है। तो इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल लगेगा। मैंने आपको पढ़ाया था धनावेश ऋणावेश के मध्य आकर्षण बल लगेगा, वो भी कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ाया था, विद्युत आकर्षण बल या आप कूलम बल कह सकते हो। तो यहाँ बल कार्य करेगा जो इसको वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करेगा। क्या करेगा, जैसे आप पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाते हो तो रस्सी में एक तनाव बल अंदर की ओर कार्य करता है, अभिकेंद्री बल, जो उसको वृत्ताकार कक्षा में घुमाता है। पत्थर को आप रस्सी में बांध कर घुमाओ ऐसे, तो उसको वृत्ताकार कक्षा में घुमाने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, रस्सी में अंदर की ओर एक तनाव बल होता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की ओर एक बल होता है, इसको आप क्या कहोगे, अभिकेंद्री बल कहोगे। जैसे उसको छोड़ते हैं, रस्सी को छोड़ते हैं तो पत्थर एक सीधी रेखा में जाता है, जैसे उसकी स्पर्शी रेखा में, वृत्ताकार पथ है उसकी स्पर्शी रेखा में पत्थर गमन करता है। वो क्यों करता है, क्योंकि अभिकेंद्री बल समाप्त हो जाता है। तो यहाँ धनावेश और ऋणावेश के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगेगा, या आप ये कह सकते कूलम बल लगेगा। तो वह बल इस इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है, या आप ये कह सकते इसको वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए मजबूर करता है। बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में क्यों चक्कर लगाते हैं। ये लगाते हैं किसके कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण, जो उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। समझ में आ गई कि नहीं बात। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब देखो इनकी भी कमियां हैं, कुछ रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। तो वैसे हम इसके बारे में विस्तृत बात बच्चों कल कर लेंगे, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखो क्या कमी थी उनकी। ये तो निष्कर्ष हो गए, कमियों की बात कर रहे हैं, बाकी मैं कल बताऊँगा कमियाँ। देखो ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक, धनावेश मान लेता हूँ इसको ऐसे, ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। अब आप एक बात बताओ कि जैसे इसके इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो माना कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या लगा रहा है, इसके चारों ओर चक्कर, तो चक्कर लगाएगा और लगातार ये त्वरित इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, त्वरित। तो मैं आपको बता चुका हूँ, त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। विद्युत चुम्बकीय विकिरण जब ये उत्सर्जित करेगा तो इसकी ऊर्जा में लगातार ह्रास होगा, लगातार कमी होगी। अरे एक बात बताओ, आप लगातार कार्य करते रहो तो आपकी ऊर्जा कम होगी, आप थक जाओगे, थकोगे कि नहीं। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन जब लगातार कक्षा में गति करेगा, चक्कर लगाएगा, तो इसकी ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय विकिरण को क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो ये लगातार क्या करेगा, धीरे धीरे उसका पथ कम होता जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि नाभिक में गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और जब वो नाभिक में गिर गया तो परमाणु का स्थायित्व कैसे रहा, बात सही है कि नहीं। तो यहाँ ये घूमना स्टार्ट करेगा ऐसे, धीरे 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 धीरे, जब ऊर्जा का लॉस होता जाएगा और लॉस होता जाएगा और नज़दीक आएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी वो नाभिक में गिर गया। गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अब ये प्रश्न किससे कर दिया, रदरफोर्ड साहब से। अरे आप तो कह रहे हो कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाता है, कोई चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा का तो ह्रास होगा। जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो एक निश्चित स्थिति के बाद
वो चक्का लगा के नाभिक के अंदर गिर जाएगा, और तो इलेक्ट्रॉन और आप कह सकते हो ऋणावेश और धनावेश परस्पर निरस्त हो जाएंगे और परमाणु का अस्तित्व खत्म। इसको समझा दो रदरफोर्ड साहब, ये अन्य साइंटिस्टों ने कह दिया। तो रदरफोर्ड साहब साइलेंट, अर्थात वो चुप हो गए इस जगह पर, वो इसको समझा नहीं पाए। और इसी के साथ ये उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम भी अपनी क्लास ऑफ करते हैं, रदरफोर्ड इसको समझा नहीं पाए थे, तो हम भी आज की क्लास को यहीं पर ऑफ कर देते हैं। कल समझेंगे कि साइंटिस्ट ने इसके बारे में समझाया था और आगे की प्रक्रिया क्या थी। परमाणु के इतिहास के बारे में हम नेक्स्ट बात कल करेंगे। अभी समाप्त नहीं हुआ है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो गुड बाय, बने रहिए, जुड़े रहिए फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस से।